हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर पे। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 9th का फ्रांसीसी क्रांति है ना, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका ये पार्ट 4 और ये लास्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने तीनों बता दिया। ये चैप्टर मेरा लास्ट है, पार्ट 4। जब पार्ट 4 जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए यहाँ पे आपको पता है कि आपके एग्जाम में MCQ जो आपका जो एग्जाम होगा फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम, उसमें आपका MCQ पूछेगा। ठीक है, चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, जेक बोर्ड से हो, कोई भी अदर्स बोर्ड से हो। ठीक है, तो आपका MCQ क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने जो फ्रांस की क्रांति है, मैंने चारों पार्ट में आपको बता दिया कि फ्रांस की क्रांति क्या है। लेकिन फ्रांस की क्रांति आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन आपको पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए MCQ क्वेश्चन भी लाया हूँ। ठीक है, पूरा 50 क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये जो पूरा आप लोगों का 50 क्वेश्चन है, ये मैं आपको PDF के माध्यम से करवा दूंगा। ये पार्ट 5 में, ये पार्ट 4 आज खत्म हो जाएगा चैप्टर के बारे में पूरा। उसके बाद मैं उसका MCQ क्वेश्चन 50 करवाऊंगा। इससे बाहर आपका एक भी एग्जाम में नहीं जाएगा। और फर्स्ट टर्म में आपका बस फ्रांस की क्रांति ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, ये तो मैं पार्ट 5 में बात कर लूँगा अगला चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं, अगला पार्ट जैसे ही आएगा MCQ का आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा आपके मोबाइल में। तो आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पिछला दिन हम लोगों ने क्या देखा था पार्ट 3 में मैंने क्या देखा था। पार्ट 3 में मैंने ये देखा था कि वहाँ पे क्या होता है, नया संविधान लिखा जाता है। अब नया संविधान लिखा जाता है तो वहाँ पे विधान परिषद भी काम करता है और डायरेक्टरी के लोग भी काम करते हैं ना। डायरेक्टरी वाले कौन थे, जिसमें 5 लोग अलग से चुने गए थे। तो यानी कि डायरेक्टरी मीन्स 5 लोग जो थे 100 और विधान परिषद के लोग थे 100, आपस में लड़ जाते थे। ठीक है, आपस में क्या कर जाते थे, लड़ जाते थे। अब उस आपस में जब 2 लोग लड़ रहे होते हैं तो वहाँ पे बीच में फायदा मौका उठाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट जाता है कि ये दोनों तो लड़ रहा है, हम वहाँ पे क्यों ना हम राजा बन जाए। तो अभी नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का राजा बनने का सोच रहा था। अब वहाँ तक भी सोच ही रहा था। अब हम आगे देखेंगे कि क्या वो नेपोलियन बोनापार्ट राजा बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का मेरा ये टॉपिक है कि महिलाओं की क्रांति, द रेवोल्यूशन ऑफ वोमेन, है ना। आने की क्या महिलाओं ने भी कोई क्रांति किया? क्या आप सिर्फ पुरुष की क्रांति करते थे, महिला नहीं करते थे? महिला लोग भी करते थे। तो चलते हैं, महिलाओं के बारे में जानेंगे। इसमें पूरा आपको महिला के बारे में देखना है। ठीक है, इस टॉपिक पे चलिए। तो यहाँ पे देखिए महिलाओं की क्रांति, है ना। मैं इधर आ जाता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे महिलाओं की क्रांति, द रेवोल्यूशन ऑफ वोमेन, है ना। द रेवोल्यूशन ऑफ वोमेन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। तो आज की इस वीडियो में ये मेरा पहला टॉपिक है। ये मेरा पहला टॉपिक है, महिलाओं की क्रांति, द रेवोल्यूशन ऑफ वोमेन। अब यहाँ पे देखिए, महिलाओं जो थी वो बहुत कड़ी मेहनत करती थी। आपको पता है, जैसे कि घर का काम संभालना, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, इतना कुछ करते हुए भी दूसरे के घर में जाकर के काम करना ताकि कुछ पैसे हो जाए, इनका घर अच्छे से चल सके, है ना, 2 टाइम का रोटी मिल सके। इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं थे वो कड़ी मेहनत करते थे, हार्ड वर्क करते थे। उसके बाद महिलाओं ने हार नहीं मानी। जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इन लोगों ने भी सोचा कि हम लोग आप पीछे क्यों रहेंगे, हम लोग पुरुषों से पीछे क्यों रहेंगे। क्या हम लोग अपना अपना अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? क्या हम लोग अपना अधिकार का मांग नहीं कर सकते हैं? इन लोगों ने सोचा कि हम लोग भी चाहेंगे तो एकता में बल है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, टोटल 60 क्लब बना लिया। सोच लो, 60 क्लब, 1-2 क्लब नहीं। इन लोगों ने, महिलाओं ने मिल करके टोटल 60 क्लब बना लेता है ना। टोटल 60 क्लब बनाता है ना। जैसा कि आपको पता ना, पिछला बार जैकोबिन क्लब, है ना। तो इसी टाइप से टोटल महिलाओं ने 60 क्लब बनाता है। टोटल 60 क्लब, सोच सकते हो आप लोग 60 क्लब कितना बड़ा होता है। अब 60 क्लब में क्या 60 क्लब फेमस हो सकता है? अगर मान लो मैं यहाँ पे 60 आदमी को चुनते हैं और बोलते हैं आप लोगों को लड़ाई लड़ना है, तो क्या 60 आदमी एक ही जैसा लड़ाई लड़ेगा? अरे कोई भी तो ऐसा होगा ना जो ज़्यादा ताकतवर होगा, ज़्यादा मेहनत करेगा लड़ाई के प्रति। तो उसमें से 60 क्लब जो महिलाओं ने बनाई थी, उसमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन, ये सबसे ज़्यादा फेमस क्लब था। इसलिए पूछा जा सकता है कि जो महिलाओं ने 60 क्लब बनाया था उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस क्लब कौन सा था। तो ये हमारा सबसे फेमस क्लब था महिलाओं की।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। उसके बाद महिलाओं किस लिए लड़ रहे थे, महिलाओं जो थी वो किस लिए लड़ रहे थे, अपना अधिकार पाने के लिए लड़ रहे थे ना। तो फाइनली जाकर के इतना कुछ करने के बाद जब महिलाओं ने पूरी लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया और अपना 60 क्लब भी बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उन लोगों को सिर्फ वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला, बल्कि उसके पहले इसके बच्चे लोगों का स्कूल नहीं था, इसके बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते थे, इनके बच्चे लोग जो चाहे वो मर्जी काम नहीं कर सकते थे। अगर इनके बच्चे चाहते कि हम कुछ दुकान खोल लेंगे, वहाँ काम करेंगे, कुछ सिलाई का काम कर लेंगे, कोई व्यापार खोल लेंगे, तो उसके लड़कियां लोग नहीं खोल सकती थी, क्योंकि उस टाइम उन लोग को अधिकार नहीं मिला था। लेकिन अब जब महिलाओं ने 60 क्लब बना लिया, अधिकार अपना प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ने लगा, अब उसके बाद क्या हुआ, 1946 इसमें वोट देने का अधिकार भी मिला, उनके बच्चों के लिए स्कूल भी खोल दिया गया, उनका बोला गया कि आप लोग बच्चे को भेज सकते हो, पढ़ाई भी पढ़ा जा सकता है ना, यानी कि आप लोग अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो। अगर आपका बच्चे कोई भी काम करना चाहता है तो कर सकता है, जैसे आपका अगर बच्चा नौकरी करना चाहता है तो नौकरी कर सकता है, कोई अगर मान लीजिए जो कोई दुकान खोलना चाहता है दुकान खोल सकता है, अगर सिलाई करना चाह रहा है तो सिलाई कर सकता है, जो मर्जी अब उसके बच्चे कर सकते थे। और 1946 में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। सोच सकते हो महिलाओं ने जब कड़ी मेहनत किया तो इन लोगों को ये सारा अधिकार मिल गया, ठीक है। इसीलिए फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति से सब देशों को सीख मिला। क्या अगर आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या ये बात हमको सीख नहीं मिला कि महिलाओं अगर चाहेगी तो अपना अधिकार पाने के लिए वो लोग लड़ाई लड़ सकती है और अपना अधिकार को प्राप्त कर सकती है। ये चीज़ों को हम चाहेंगे तो फ्रांस की क्रांति के, महिलाओं की क्रांति, द रेवोल्यूशन ऑफ वुमेन से हम लोग ये चीज़ों को सीख सकते हैं, है ना। चलिए, अब ये तो था महिलाओं के बारे में, वुमेन्स के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब ये महिलाओं की बात एक अलग मैटर था, महिलाओं की बात एक अलग मैटर था कि महिलाओं ने क्या कर रही थी, तो वो लोग लड़ाई लड़ा अपना अधिकार पाने के लिए। अब हम लोग देखेंगे वहाँ का दास प्रथा। ये दास प्रथा क्या था, स्लेवरी। वहाँ पे क्या होता था ना, देखो दास मीन्स क्या होता है वो पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। स्लेव्स मीन्स क्या होता है वो मैं बताता हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ा खांसी है, तबीयत खराब है, ठीक है। चलिए, तो दास प्रथा क्या है, स्लेवरी क्या है। तो जो फ्रांस था ना, वहाँ पे क्या होता था ना, जो बड़े बड़े लोग थे ना, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक लोग थे ना, तो इधर तो लड़ाई चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, और उधर क्या था, दास प्रथा का कहर चल रहा था। दास प्रथा का कहर चल रहा था। दास मीन्स क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। दास मीन्स होता है एक नौकर। जैसे मान लो एक गरीब लोग है, मैं अमीर हूँ, अब हम बोलेंगे गरीब लोग आप लोग मेरे घर में काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारा जान खत्म कर दूंगा। बेचारे लोग डर जाएंगे, अरे ये तो अमीर है, मार सकता है, तो वो लोग डर के मारे मेरे घर में आकर काम करेंगे, तो वे लोग मेरा नौकर हो गया। उसी लोगों को दास कहा गया है। वही लोग जो मेरे घर में आकर के काम करेंगे, नौकर को समझ लो दास कहा गया। तो दास प्रथा क्या था, क्या लोगों ने लोगों को जबरदस्ती काम करवाते थे, दासों को जबरदस्ती काम करवाते थे। दास मीन्स वे लोग जिससे जबरदस्ती काम करवाते थे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या था वहाँ पे, फिर फ्रांस में क्या चल रहा था, ये दास प्रथा वाला सिस्टम। जो वहाँ का बड़े बड़े जो मालिक लोग थे ना, कारखाना के मालिक लोग, बड़े बड़े व्यापार के लोग, वे लोग चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने काम पर रखें। यदि हम ज़्यादा लोगों को अपने काम पर रखेंगे तो सामान भी ज़्यादा बनेगा, हमारे ये कारखाना में, हमारे ये दुकान में काम भी ज़्यादा होगा, और जब काम ज़्यादा होगा तो हमारा सामान भी ज़्यादा बिकेगा। तो ये फायदा कमाने के लिए यहाँ के जो लोग थे, फ्रांस के बड़े बड़े व्यापारी लोग थे, वे क्या करते थे, दास को खरीदते थे, नौकर को खरीदते थे। कहाँ से, फ्रांस से नहीं। अगर फ्रांस से खरीदते तो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, इसलिए ये लोग अफ्रीका से खरीदते थे, अफ्रीका चले जाते थे। और अफ्रीका में पता है ना लोगों को बेचा जाता था। अफ्रीका का जो मैन होता था ना, मैन नेता, सरदार जिसको बोलते हैं, सरदार क्या करता था पता है, वहाँ के गरीब लोगों से बच्चे को खरीद लेते थे, लोगों को खरीदते थे, और ज़बरदस्ती ये किसके पास भेज देता था, अफ्रीका का, ये फ्रांस के बड़े बड़े व्यापारियों के पास भेज देता था। क्योंकि जो फ्रांस का व्यापारी था वो अफ्रीका से मिला हुआ था, वे हमेशा जाते थे फ्रांस के बड़े बड़े व्यापारी अफ्रीका के पास, और सस्ता में मजदूर वगैरह खरीद के लाते थे, जिसको दास के नाम से जाना जाता था। और यहाँ फ्रांस के जो राजा था वह एक समुद्र के रास्ते से होते हुए, जहाँ पे 2-3 महीना लग जाता था, सोच लो 2-3 महीना लगते हुए भी फ्रांस के जो मैन लोग थे, जो दुकानदार चला रहे थे, वे अफ्रीका चल जाते थे और यहाँ के सरदारों से कुछ दास को खरीद लेते थे, और ज़बरदस्ती अपने नाव में ठूस देते थे कि बार बार भाड़ा हम लोग थोड़ी ना नासेंगे, इसलिए ज़बरदस्ती जितना हो सकता था अपने नाव में, पानी जहाज़ में लोगों को कुचल देते थे, ठूसते थे ज़बरदस्ती, और वहाँ से लाते थे दास को,
यानी कि उस नौकर को। सोच लो उन लोगों के साथ क्या बीतता होगा। इन लोग अपना घर गिरी छोड़ देते थे और इसको ज़बरदस्ती वहाँ अफ्रीका का सरदार इन लोगों को बेच देता था। किसके पास? फ्रांस के लोगों के पास, कि ले जाओ इसको काम करो और सस्ता रुपये मुझे दे दो, कुछ ही पैसा दे दो। बस कुछ ही पैसा में अफ्रीका के जो सरदार थे वे बेच देते थे कुछ दासों को। किसके पास? फ्रांस के लोगों के पास बेच देता था, जो फ्रांस के लोग वहाँ पे खरीदने के लिए जाते थे। बड़े बड़े मजदूर, बड़े बड़े ये जो दुकान संभालते थे, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक लोग के पास बेच देते थे। और दासों में एक टैटू छपवा देते थे। टैटू मीन्स पहचान, जानते हो ना, पहचान। इसलिए ताकि ये पहचान किसका है? दास लोगों को, ताकि जब ये लोग भागेंगे तो पकड़ा जाएंगे कि हाँ ये टैटू वाले तो वे होते हैं दास जो बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसको अफ्रीका से लाया गया था एक नौकर के रूप में। ये तो दास हैं, ये कहाँ भागे जा रहे हैं टैटू वाले लोग, पकड़ो इसको। इसलिए इसके यहाँ पे टैटू भी लगवा दिया जाता था ताकि उसको आसानी से पकड़ा जा सके और ये कहीं भाग भी ना सके। सोच सकते हो इतना बीतता था। तो अफ्रीका के लोग ये तो उसके बाद क्या हुआ, जब अफ्रीका के लोगों को ज़बरदस्ती लाया गया फ्रांस के बड़े बड़े लोगों द्वारा, तो यहाँ के जो थे ना फ्रांस के लोग, उन लोगों को खराब लगा, यार ये भी आदमी है, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्या है? आदमी है, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो रहा है। तो लोगों ने विरोध किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ देर के लिए तो शांत हो जाता है, लोगों का आना जाना बंद कर दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे देश से ला करके लोगों पर तुम अत्याचार नहीं कर सकते हो। तो फ्रांस के राजा किसी तरह का उसको हटा देते हैं, चलो ठीक है हटा देते हैं। लेकिन जब फिर बाद में नेपोलियन आ जाता है 10 साल के बाद, तो नेपोलियन फिर से इसको स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन को टैक्स चाहिए ना। आखिर बड़े बड़े कारखाना का काम चलेगा, बड़े बड़े दुकानों में काम चलेगा, तभी तो नेपोलियन को, राजा को वहाँ पे कर मिलेगा ना, टैक्स मिलेगा। तो वो लोग बोला भाई मुझे क्या मतलब है, लोगों को जान जाए चाहे कुछ जाए, तुम लाओ लोगों को और अपने फैक्ट्री में काम कराओ और मुझे टैक्स दो, जितना मर्जी लाओ और काम कराओ। लोगों को गलत लगा, बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस के लोगों ने लड़ाई लड़ा और 1848 ईस्वी में यह नियम खत्म कर दिया कि तुम दूसरे देश से लोगों को ला करके काम नहीं करवा सकते हो जबरदस्ती। इन लोगों को आपस घर भेज दो, अपने माता पिता भाई बहन से लोग मिलेंगे, है ना। तो 1848 में फाइनली इस नियम को खत्म कर देता है कि कोई भी दासों को अफ्रीका से नहीं लाएगा। दास में समझ रहे हो ना, नौकरों को कोई भी अफ्रीका से नहीं लाएगा। ये नियम को हटा दिया गया। कब हटा दिया गया था इस नियम को? तो इस नियम को जब हटाया गया था उस टाइम क्या था, वो 1848 का साल था जब इस नियम को हटा दिया गया था। ठीक है, चलो ये हमारा पूरा खत्म हो गया। 2 चीज़ें मैंने देख लिया, महिलाओं की क्रांति द रेवोल्यूशन ऑफ वोमेन, उसके बाद दास प्रथा स्लेवरी, ये मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और। मेरा मात्र 2 पॉइंट बचा हुआ, चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मैं लाऊंगा MCQ, टोटल 50-60 क्वेश्चन बताऊंगा। टोटल मैं आपको 60 क्वेश्चन बताऊंगा। एक भी एग्जाम इससे बाहर नहीं पूछेगा आपको। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो आपको इससे बाहर पूछेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, क्रांति खत्म हो जाता है। क्रांति खत्म हो जाता है। अब क्रांति खत्म हो गया तो रोजाना की जिंदगी कैसे चलने लगा वहाँ का लोग? जब वहाँ पे एंड हो जाता है रेवोल्यूशन, लड़ाई खत्म हो जाता है, तो एवरीडे का लाइफ देखेंगे कि लोग अब कैसे जीवन व्यतीत करने लगे। तो वहाँ पे पहली बात तो जैसे ही लड़ाई खत्म हुआ, सेंसरशिप की समाप्ति हो गया। सेंसरशिप की समाप्ति हो गया। सेंसरशिप क्या था? जिस टाइम राजा था लुई 16वां था ना, तो सेंसरशिप मतलब जो न्यूज़पेपर वगैरह छपता है ना, उसी को सेंसरशिप बोला जाता था। ठीक है, कि देखिए सेंसरशिप का मतलब क्या था मैं आपको बताता हूँ। जिस टाइम राजा था ना, वहाँ पे ये छपने का अधिकार नहीं था कि राजा के प्रति कुछ गलत छापे जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता था कि राजा के प्रति कोई गलत छापे जाए। तो सेंसरशिप वाले क्या करते थे ना, सिर्फ राजा से पैसा लेते थे क्योंकि राजा उसको पैसा देता था। तो सेंसरशिप वाले राजा के प्रति कभी भी गलत नहीं छापते थे कि आज राजा गलत कर रहा है। इसको डर था ना राजा से। तो जब राजा मर चुका है, फ्रांस की क्रांति खत्म हो चुकी है, तो वहाँ पे जो सेंसरशिप थी उसका समाप्त हो गया। अब ये किसके खिलाफ छापेगा? अब क्या बोलेगा कि राजा अच्छे काम कर रहा है, राजा तो मर चुका है। तो सेंसरशिप वाले जो राजा का हमेशा बड़ाई करता था, इसका सेंसरशिप वाले का खत्म हो गया। जब सेंसरशिप वाला खत्म हो गया है तो किसका आज़ादी आ गया? तो आ गया फ्रांस की आज़ादी। फ्रांस की आज़ादी आ गया, फ्रांस की आज़ादी आ गया। फ्रांस है ना, ओ सॉरी ये प्रेस है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये प्रेस है ना। ठीक है, प्रेस की आज़ादी हो गया। प्रेस क्या होता है? जैसे हम लोग न्यूज़पेपर छापते हैं, कुछ भी छापते हैं कि आज देश में ये हुआ वो हुआ, उसकी क्या हो जाता है? आज़ादी हो गया।
क्या हो गया, उसका आज़ादी हो गया। अब प्रेस वाले जो मर्जी वो छाप सकते थे। अब राजा थोड़ी है ना वहाँ पे डराने वाला कि तुम मेरे गलती मत छापना, मेरे प्रति गलत मत छापना, उसका बड़ाई मत करना, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं। तो प्रेस वाले, न्यूज़पेपर वगैरह छापने वाले को आज़ादी हो गया, जो मर्जी वो छापो। उसके बाद फ्रांस में पूरा बाढ़ आ जाता है। आज ये घटना के बारे में छप गया, कल वो घटना के बारे में छप गया, पूरा छपने लगा, जितना मर्जी उतना। लेकिन पहले ऐसा, लड़ाई से पहले ऐसा नहीं होता था। अब ऐसा हो गया, जब सेंसरशिप की समाप्ति हो गया, राजा वहाँ का मर गया, तब प्रेस की आज़ादी हो गई। अब जितना मर्जी उतना वो लोग छाप सकते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नेपोलियन के बारे में। पता है ना, जब यहाँ पे नेपोलियन बनने का सपना सोच रहा था, पार्ट 3 में आप लोग देखे थे, पार्ट 3 में आप लोग देखे थे, नेपोलियन जब दोनों के बीच लड़ाई हो रहा था, डायरेक्टरी एंड विधान परिषद के बीच लड़ाई हो रहा था, तो वहाँ नेपोलियन ने सोचा मैं क्यों ना राजा बन जाऊँ। तो फाइनली जाकर के 1804 में राजा वो बन जाता है। कहाँ का? फ्रांस का। फ्रांस का राजा बन जाता है 1804 में। कौन बन जाता है? नेपोलियन वहाँ का राजा बनता है 1804 में। जब ये 1804 में वहाँ का राजा बन जाता है तो बहुत उछल कूद करता है, बहुत दूसरे देश से लड़ाई करने लगता है कि अब हम राजा बन गए, अब किसी देश को छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत लड़ाई लड़ने लगा, तो लोगों को ये पसंद नहीं हुआ। निश्चित से बात है कि हर एक देश के जनता को ज़्यादा लड़ाई पसंद नहीं होगा। हमारे देश के भी प्रधानमंत्री हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे तो हम लोग को पसंद होगा? नहीं पसंद होगा। अरे कुछ थोड़ा बहुत लड़ाई लड़ा जाता है, जो हमारा देश हमारे प्रति लड़ाई लड़ने का चॉइस रखता है। तो हमारा तो कोई देश गलत कर रहा था, वो लड़ाई लड़ा जाता है। बिना फालतू का लड़ाई किसी से लड़ना लोगों को पसंद नहीं होता है। तो 1815 में बहुत लड़ाई लड़ा, जिसमें से लास्ट 1815 में वाटरलू में एक लड़ाई होता है, और उस वाटरलू में उसका हार हो जाता है और वहीं पर उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो 1815 में वाटरलू की लड़ाई में वो हार जाता है और वहीं पे वो मर भी जाता है। इस प्रकार से 1815 में उसका मृत्यु भी हो जाता है, डेथ हो जाता है उसका वहीं पे। ये था हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर मेरा खत्म हो गया। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा है। पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति ने पूरा दुनिया को सीख दिया। क्या सीख दिया? कि हम लोग चाहेंगे तो जो मर्जी वो कर सकते हैं। अगर एकता में बल है तो हम लोग जिसको चाहेंगे वो हटा सकते हैं, राजा को मार सकते हैं। उसके बाद और भी क्या दुनिया को सीख दिया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया, कि जो अगर हम लोग स्वतंत्र नहीं है तो हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं, लड़ाइयाँ को लड़ करके अपने अधिकार को पा सकते हैं हम लोग। ऐसा फ्रांस ने पूरा देश को सीख दिया। ठीक है, लेकिन हमें क्या सीख दिया? पूछा जाएगा फ्रांस की क्रांति ने आपको क्या सीख दिया? तो स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक का सीख दिया। स्वतंत्रता मीन स्वतंत्र हो गए और लोकतांत्रिक मीन सब लोगों का शासन हो गया, यहाँ पे राजा का शासन नहीं होगा। हमें क्या दिया? फ्रीडम दिया एंड डेमोक्रेटिक दिया। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक का अधिकार मुझे प्राप्त हो जाता है, यानी कि फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक। उसके बाद टीपू सुल्तान, ये तो यहाँ से पता चलिए मुझे क्या सीख मिला लोग ये फ्रांस की क्रांति से। उसके बाद सिर्फ हम लोग ही सीखे, और उस टाइम हमारा देश के जो नेता लोग थे ना, हमारा देश में लड़ाई भी चल रहा था ना 1947 में, तो हमारे देश के 2 ऐसे नेता भी थे जो फ्रांस की क्रांति से कुछ सीखे थे और अपने अंदर उस चीज़ों को बिठाए थे कि हाँ ये चीज़ें हम लोग को सीखने लायक है। फ्रांस की क्रांति जो हुआ था ये हम लोगों को सीखने का एक बात है, सीखने का एक चीज़ है, सीखने का एक मौका है। तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, ये भारत के 2 ऐसे विद्वान लोग थे जो फ्रांस की क्रांति से कुछ सीख लिया था। पूछा जाएगा वे कौन से 2 विद्वान नेता थे जो भारत के लोगों ने फ्रांस की क्रांति से कुछ सीखा था? तो टीपू सुल्तान और राम मोहन राय, ये 2 थे जो फ्रांस की क्रांति के बारे में इसका जिक्र किया गया था। यहाँ से मेरा चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट में मिलूंगा आपको पार्ट 5 के साथ, MCQ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपना पढ़ाई को लगातार जारी रखें। आप फूल में से फूल लाने का प्रयास करते रहें, फूल में से फूल लाने का आप लोग प्रयास करते रहें। इसके लिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा। हर एक सब्जेक्ट का MCQ लाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होगा फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आपको क्या लिया जाएगा? MCQ लिया जाएगा। चैप्टर पढ़ाऊंगा, MCQ करवाऊंगा, मैथ हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर सारा चीज़ों का वीडियो अपलोड होती रह रहा है। तो मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आसानी से पूछ सकते हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप मेरा इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं मुझसे, और जितना मर्जी सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।